आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के करोड़ों छात्रों और शिक्षकों से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की। जी। और देखिए, ये कोई सामान्य दिशा निर्देश नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम है जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू होंगे। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि ये नियम आखिर हैं क्या, इन्हें क्यों लाया गया और इन्हें लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जैसे यूजीसी की आधिकारिक अधिसूचना, मीडिया रिपोर्ट्स और शिक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण, वो यही दिखाते हैं कि इन नियमों का घोषित उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव मुक्त बनाना और खासकर जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना। चलिए, तो फिर इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये नियम असल में हैं क्या, मतलब इनमें ऐसा क्या खास है जो पहले नहीं था। ये 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किए गए थे, है ना? जी। देखिए, इन नियमों का जो दायरा है ना, वो काफी वसी है, मतलब बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब ये सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता, किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। लेकिन इसे लागू करने के लिए संस्थानों को करना क्या होगा? यहीं पर इन नियमों की असली ताकत है। हर संस्थान को कई नई व्यवस्थाएं बनानी होंगी। सबसे पहली है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी EOC। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये क्या काम करेगा? आप इसे एक तरह से वंचित छात्रों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं। अच्छा, SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या विकलांग छात्रों को एकेडमिक, वित्तीय या किसी भी तरह की व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जरूरत हो तो वो यहाँ जा सकते हैं। यानी एक तरह का सेफ्टी नेट, ताकि कोई छात्र पीछे न छूट जाए। ये तो अच्छा लगता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा, वो है इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी? जी, हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी का गठन होगा। इसका सीधा काम होगा भेदभाव से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच करना। और आप इसे विवादास्पद क्यों कह रही हैं? इसके बनावट की वजह से। नियम कहते हैं कि इस कमेटी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर कमेटी में कुछ खास वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, तो क्या इससे ये चिंता नहीं बढ़ती कि फैसले पहले से ही एक तरफ झुके हुए हो सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही आलोचकों की सबसे बड़ी दलीलों में से एक है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखते हैं। और क्या व्यवस्थाएं हैं? इसके अलावा एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन होगी। 24 घंटे? हाँ, कोई भी व्यक्ति गुमनाम रूप से या नाम के साथ भेदभाव की शिकायत कर सकता है। और फिर एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनकर ही कई लोगों के कान खड़े हो गए हैं। वो क्या? इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर। इक्विटी स्क्वाड, ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक तरह की मॉरल पुलिसिंग की तस्वीर आ रही है। और ये डर वाजिब भी है। आलोचकों का यही कहना है कि इससे कैंपस में एक निगरानी और डर का माहौल बन सकता है। लेकिन नियमों में इनका काम क्या बताया गया है? नियमों के मुताबिक ये स्क्वाड कैंपस के संवेदनशील इलाकों में गश्त करेंगे और रिपोर्टिंग के नोडल पॉइंट के तौर पर काम करेंगे। और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि अक्सर शिकायतें फाइलों में ही दब जाती हैं। यहीं पर ये नियम बहुत सख्त हो जाते हैं। शिकायत की प्रक्रिया को एक बहुत मजबूत टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है। अच्छा। जैसे कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठक करनी होगी, 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी और 30 दिनों में समाधान निकालना ही होगा। 30 दिन? ये तो सरकारी कामकाज के हिसाब से बिजली की रफ्तार है। बिल्कुल। और अगर मामला आपराधिक प्रकृति का है, जैसे जाति सूचक गाली गलौज, तो उसे तुरंत पुलिस को भेजना अनिवार्य है। कोई टालमटोल नहीं। तो जाहिर है इन नियमों को लाने के पीछे कोई ठोस वजह होगी। समर्थक इसे एक जरूरी और सकारात्मक कदम क्यों मान रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, ये नियम हवा में से नहीं आए। समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। ऐतिहासिक? जी, उनका कहना है कि ये नियम रोहित वेमुला और पायल तदवी जैसे छात्रों की जो दुखद घटनाएं हुई, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के जवाब में है। तो इसके मुख्य फायदे क्या बताए जा रहे हैं? इसके कई सकारात्मक बिंदु हैं। सबसे पहला है एक मजबूत निवारण तंत्र। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम? हाँ, पहली बार
हाशिए के समुदायों से आने वाले छात्रों को शिकायत के लिए एक औपचारिक, समयबद्ध और सुलभ मंच मिल रहा है। इससे उन्हें कैंपस में ज्यादा सुरक्षित महसूस करने में मदद मिल सकती है। और संस्थानों की जवाबदेही का क्या? क्या अब वो पहले की तरह इन शिकायतों को नजरअंदाज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और यही दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। अब संस्थानों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। व्यक्तिगत रूप से? जी। नियमों का पालन न करने पर यूजीसी से मिलने वाली ग्रांट रुक सकती है या कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है। यह डर संस्थानों को निष्क्रिय रहने से रोकेगा। तो ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक आदेश है। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा फायदा है समावेशी शासन। वो कैसे? इक्विटी कमिटियों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व। ये सुनिश्चित करेगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज भी शामिल हो, जो ऐतिहासिक रूप से अक्सर अनसुनी रह जाती थी। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतों को हल करने से कहीं आगे की बात है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश है। जी। समर्थकों को उम्मीद है कि इससे कैंपस के माहौल में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आएगा, जहां भेदभाव कम होगा और योग्यता के आधार पर उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। सुनने में ये एक आदर्श व्यवस्था लगती है, एक ऐसा सिस्टम जो हर छात्र को सुरक्षा दे। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर #ShameOnUGC जैसे हैशटैग्स भी चले। आलोचकों की मुख्य चिंताएं क्या हैं? बिल्कुल। और यहीं पर यह बहस गहरी हो जाती है। आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी विपरीत भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ? आलोचकों के अनुसार पहली और सबसे बड़ी चिंता सामान्य वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह की है। मतलब? उनका आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग यानी गैर आरक्षित छात्रों और फैकल्टी को उनके जन्म के आधार पर ही एक संभावित उत्पीड़क के रूप में देखते हैं। अच्छा, वो कमेटी वाली बात। हाँ। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है, जिससे एक तरफा जांच का डर है। तो डर यह है कि जांच करने वाली टीम मैच शुरू होने से पहले ही एक तरफा हो सकती है। यही उनका तर्क है। और इसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा उठता है झूठी शिकायतों के खतरे का। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। ये डर इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि इन नियमों के अंतिम ड्राफ्ट से झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया है। क्या? ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब अगर कोई किसी प्रोफेसर या छात्र से निजी दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायत कर दे, तो शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मौजूदा नियमों के तहत नहीं, और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। आलोचकों का कहना है कि इससे किसी की प्रतिष्ठा या करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये तो वाकई एक गंभीर चिंता है। और जो इक्विटी स्क्वाड वाली बात थी, उस पर लौटते हैं। हाँ, तीसरी आलोचना अस्पष्टता और निगरानी के डर से जुड़ी है। एक तो भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है। मतलब? इसमें अनजाने में या अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बातें भी शामिल हो सकती हैं। आप सोचिए, एक प्रोफेसर क्लास में इतिहास का कोई संवेदनशील विषय पढ़ा रहा है और किसी छात्र को उनकी कोई बात आपत्तिजनक लग जाती है। बिल्कुल। इन नियमों के तहत क्या ये भी भेदभाव माना जा सकता है? इससे तो खुली एकेडमिक बहस ही खत्म हो सकती है। शिक्षक कुछ भी पढ़ाने से डरने लगेंगे। जी, और इसी डर को इक्विटी स्क्वाड जैसी व्यवस्था और बढ़ाती है। आशंका है कि इससे कैंपस में निगरानी और डर का माहौल बनेगा। और कई शिक्षाविदों का ये भी मानना है कि यूजीसी का इतना सख्त नियंत्रण विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला है। और क्या इस पूरी प्रक्रिया में सभी पक्षों से बात की गई थी? यही आखिरी आलोचना है, परामर्श प्रक्रिया में कमी। आरोप है कि ड्राफ्ट को सार्वजनिक रूप से ठीक से प्रचारित नहीं किया गया, जिससे सामान्य वर्ग के हितधारकों की राय शामिल नहीं हो सकी। तो हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय और सुरक्षा का तर्क है, तो दूसरी तरफ पक्षपात और दुरुपयोग का डर। ये टकराव भारत में समता यानी इक्वालिटी और समानता यानी इक्वालिटी के बीच की एक बड़ी वैचारिक बहस को दिखाता है। ये दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, समानता का मतलब है कि एक दौड़ में हर किसी को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर देना, सबको बराबर मौका। हाँ, लेकिन समता कहती है कि अगर किसी धावक के पैरों में समाज ने पहले से ही भारी वजन बांध रखा हो, तो सिर्फ एक ही स्टार्टिंग लाइन रखना न्याय नहीं है। अच्छा। न्याय तब होगा जब उस वजन वाले धावक को रेस में थोड़ा आगे से शुरू करने का मौका मिले, ताकि नतीजा सिर्फ काबिलियत पर तय हो। बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो ये नियम समता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन आलोचकों का डर यह है कि ये नियम वजन हटाने के बजाय कहीं कुछ लोगों को सीधे रॉकेट ही ना पकड़ा दे, जबकि दूसरों के रास्ते में और रुकावटें खड़ी कर दें। उनको शासन में एक सीट देते हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है। दूसरी तरफ ये यूजीसी के नियंत्रण को बढ़ाता है और संस्थानों की स्वायत्तता को कम करता है। तो आखिर में सवाल यही है कि इन नियमों का असली प्रभाव क्या होगा? देखिए, इनका असली प्रभाव इस बात पे निर्भर करेगा कि इन्हें जमीन पर कितनी निष्पक्षता और संतुलन के साथ लागू किया जाता है। संतुलन साधना ही सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती होगी। तो आज हमने यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी नियमों के हर पहलू को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये नियम एक तरफ कैंपस को सुरक्षित और समावेशी बनाने का एक मजबूत वादा करते हैं, और दूसरी तरफ इन पर पक्षपातपूर्ण होने और छात्रों के बीच विभाजन पैदा करने के गंभीर आरोप भी हैं। यह स्पष्ट है कि इरादा भेदभाव को खत्म करना है, लेकिन रास्ता चुनौतियों से भरा है। और जाते जाते हम सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कैंपस में सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सख्त नियम अनजाने में छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज बातचीत, अकादमिक स्वतंत्रता और आपसी भरोसे के माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक आदर्श संतुलन खोजना संभव है?